वेलकम टू कोड विद शेरी। आज की वीडियो में हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे मॉडल्स बनाना, कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करना, डेटाबेस को माइग्रेट करना और जो टेबल्स डेटाबेस में माइग्रेट हुए होंगे उनमें डेटा सीड करना। तो सबसे पहले हम एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम होगा एंटिटीज़। इसके अंदर हम अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे मॉडल्स के नाम से, जहाँ पर हमारी एंटिटी क्लासेस होंगी। एंटिटी क्लासेस का काम होता है डेटाबेस के टेबल के साथ मैप करना, यानी जो एंटिटी क्लासेस मैं बनाऊंगा डेटाबेस में वो टेबल्स बन जाएंगे और उन एंटिटी क्लासेस के अंदर जो मैं प्रॉपर्टीज़ बनाऊंगा वो उन टेबल्स के अंदर कॉलम्स बन जाएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे मॉडल के नाम से। और यहाँ पर हम हमारी एंटिटी क्लासेस बनाएंगे। तो पहले हम अपनी एंटिटी क्लास बना लेते हैं। अब जो एंटिटी क्लासेस मैं बनाऊंगा ये क्लासेस मुझे एज टेबल डेटाबेस में पुश करानी है, और इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मैं बनाऊंगा वो प्रॉपर्टीज़ उस टेबल में कॉलम्स बन जाएंगे। तो पहले इस क्लास में कोड मेंशन कर लेते हैं। मुझे मेरे टेबल में एक आईडी का कॉलम चाहिए, उसकी डेटा टाइप मुझे गुइड यानी यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए। गुइड बेसिकली एक यूनिक वैल्यू होती है, एक यूनिक की होती है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है कोड की मदद से, और ये एक यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, यानी कभी भी किसी का गुइड वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दूसरा कॉलम मुझे चाहिए नेम। थर्ड चाहिए एड्रेस। अब ये वो कॉलम्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस के टेबल स्कूल टेबल के अंदर एज कॉलम्स बन जाएंगे प्रॉपर्टीज़। बट इससे पहले मुझे इनमें कुछ एनोटेशंस लगाने हैं, ताकि मैं इनमें कुछ रूल्स डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी जो कॉलम बनेगा ये एक प्राइमरी की बन जाए। देखें, आपको प्राइमरी की, फॉरेन कीज़ और डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरीज इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए। तो जैसे हम अपने एसक्यूएल में प्राइमरी की बनाते हैं, तो अब हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाएंगे अपनी प्राइमरी की। तो कैसे बनाएंगे? तो जिस कॉलम को भी आपने प्राइमरी की बनाना है, आपने उसके ऊपर एक एनोटेशन लगाना है की का। ये अच्छा, जब मैं ये डेटाबेस में पुश करूँगा ये सारी चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम का नाम, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो कॉलम आएगा वो आईडी आएगा। लेकिन मैं यहाँ तो प्रॉपर्टी एज एन आईडी ही रखना चाहता हूँ, लेकिन जब डेटाबेस में ये जाए तो इसके अगेंस्ट कॉलम का नाम आईडी ना हो, वो हो जाए स्कूल आईडी। यानी मैं नेम चेंज कर सकता हूँ किसी भी कॉलम का। तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और एनोटेशन मेंशन कर लेता हूँ, कॉलम। और क्या नाम रखना है मैंने कॉलम का वो इसके अंदर मेंशन कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ सेट ऑफ रूल्स मैंने नेम में भी मेंशन करना है। पहले क्या कि ये मुझे रिक्वायर्ड रखना है, यानी हर हालत में इसमें इसके कॉलम में डेटा जाना चाहिए। नल नहीं हो सकता, एम्प्टी नल नहीं हो सकता बेसिकली। तो मैं इस पर एक और एनोटेशन लगा लेता हूँ, रिक्वायर्ड। और अगर आप चाहें कि अगर कोई इसमें वैल्यू ना गिरा है तो एक एरर आ जाए इसकी तरफ से कि भाई आपने स्कूल नेम प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर आप नहीं देते उस प्रॉपर्टी में वैल्यू तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज आएगा, लेकिन मुझे डिफ़ॉल्ट मैसेज नहीं चाहिए, मुझे मेरा कस्टम मैसेज चाहिए, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। अच्छा, एक और एनोटेशन मेंशन कर लेते हैं कि लेट सपोज ये स्ट्रिंग है ना, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में बहुत बड़े मैसिव वे में कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं, बहुत लार्जली कैरेक्टर्स इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लिमिट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इसमें नेम स्टोर करे स्कूल का, तो वो 60 कैरेक्टर से ज़्यादा उसकी लेंथ ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक और एनोटेशन है। पहले पैरामीटर में मैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ओवरलोड आ रहे हैं, तो मैं ये दूसरा ओवरलोड यूज़ करूँगा जिसमें मैं यहाँ लेंथ मेंशन करूँगा कि ये 60 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। और अगर मुझे मेरा कस्टम मैसेज शो कराना है तो वो भी मैं शो करा सकता हूँ।
सिमिलरली मैं चाहता हूँ एड्रेस भी एग्जैक्टली ऐसे ही रिक्वायर्ड हो और उसकी लेंथ भी 60 कैरेक्टर्स हो, तो मैं इनको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। कंट्री ये है कि अगर कोई पर्सन इस पर वैल्यू ना भी दे तो भी चलेगा, यानी मैं इसको नलेबल रखना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं लगाऊंगा, और मैंने इसको नलेबल रखने के लिए इसमें क्वेश्चन मार्क, अगर आप नोट करें सब पे नलेबल है, इट मीन्स मैं सबको बना तो नलेबल रहा हूँ लेकिन वो एज एन ऑब्जेक्ट पे नलेबल हैं। ये एनोटेशन जो रिक्वायर्ड है ना, जब ये डेटाबेस में पुश होगा ना तो वो नलेबल रहेगा नहीं है, ये रिक्वायर्ड उसको नॉन नलेबल बना देगा। लेकिन मुझे कंट्री नलेबल ही रखना है तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा, तो वो, और इसके ऊपर कोई एनोटेशन तो लगा नहीं रहा मैं, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क की वजह से जब ये डेटाबेस में पुश होगा तो ये नलेबल हो जाएगा, यानी अब इसमें वैल्यू डाली भी जा सकती है और कोई ना भी डाले तो भी चलेगा। सिमिलरली एक और मॉडल बना लेते हैं, स्टूडेंट, और इसमें भी कॉलम जल्दी से मेंशन कर लेते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट के बेसिक कॉलम्स हैं जो मुझे बनाने थे। जैसे आईडी हो गई, स्टूडेंट की क्या आईडी है वो जनरेट हो गई, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट की क्लास क्या है, किस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है, और ये सारे इनके कंस्ट्रेंट्स वगैरह मैंने इनके ऊपर मेंशन कर दिए। ये कंस्ट्रेंट जब मैं डेटाबेस में इसको पुश करूँगा ये एज इट इज़ पुश हो जाएंगे कि मैक्सिमम लेंथ क्लास के लिए 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये सारी चेंजेस डेटाबेस के लेवल पे भी जाएंगे, ये कंस्ट्रेंट इनके अगेंस्ट जनरेट हो जाएंगे। लेकिन इस स्टूडेंट का मुझे स्कूल के साथ रिलेशनशिप बनाना है, वो ऐसे कि स्टूडेंट जो हैं वो किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते तो हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बनेगा कि स्कूल की जो आईडी है वो स्टूडेंट के केस में प्राइमरी, फॉरेन स्कूल की प्राइमरी की, स्टूडेंट के केस में प्राइमरी की बनानी है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आप एक और कॉलम बना लीजिए। स्कूल की प्राइमरी की डेटा टाइप है गुड, तो एग्जैक्टली एज इट इज़ यही टाइप कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो की एज ए प्राइमरी की है, स्टूडेंट के केस में मुझे ये एज फॉरेन की चाहिए, तो उसकी टाइप बिल्कुल सेम रखनी है आपने। नाम आप डिफरेंट रख सकते हैं, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ स्कूल आईडी। लेकिन इतना कोड लिखने से इसका स्कूल के साथ रिलेशनशिप नहीं बना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। यानी पहले तो आपको नेविगेशन एक प्रॉपर्टी बनानी है इसकी, यानी ये आप कॉपी कर लीजिए। अब आपको बताना है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर एक प्राइमरी की होगी ये, तो ये जो कॉलम बनेगा ये उस पर मैप हो जाए। तो यानी आपको क्या बताना है, आपको एक एनोटेशन और मेंशन करना है जिसका नाम है फॉरेन की। इस फॉरेन की के अंदर आप ये मेंशन करेंगे, तो जब आप ये डालेंगे ना तो और देखें ये फॉरेन की का एनोटेशन मैं लगा के इस प्रॉपर्टी के ऊपर हूँ, स्कूल आईडी के ऊपर, पर इसके कंस्ट्रक्टर में मैं डेटा ये दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली फॉरेन की का रिलेशनशिप बन जाएगा इसके साथ। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको एज एन स्ट्रिंग देना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एज एन स्ट्रिंग देना है ना, तो देखें स्ट्रिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो एक काम करते हैं, इसको अगेन कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक C# का एक बिल्टन मेथड यूज़ करते हैं नेम ऑफ, और इसमें डाल देते हैं। अब अगर मैं यहाँ इस प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी चेंज करूँगा तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट आ जाएगा। तो फॉरेन की क्या दिख रहा है, फॉरेन की दिख रहा है कि ये अप्लाई हो रहा है इस प्रॉपर्टी पे, और किस टेबल के लिए हो रहा है तो वो ये है, यानी इसकी टाइप इसने नोट कर ली स्कूल। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अंदर जाएगा इसके, यहाँ से देख लेगा कि ओके एक प्राइमरी की मौजूद है, तो बस वही प्राइमरी की यहाँ पर एज फॉरेन की बनानी है। तो ये उसका कॉन्फ़िगरेशन का कोड है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दो एंटिटीज़ बनाई हैं, स्कूल और स्टूडेंट। स्कूल के अंदर
हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जैसा आप देख सकते हैं। ऐसे सेम प्रॉपर्टीज़ हमने स्टूडेंट में बनाई हैं, लेकिन देखें स्टूडेंट में हमने बताया है कि स्टूडेंट किस स्कूल का है। इसको वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं ना कि एक स्टूडेंट में कौन कौन से एक स्कूल में कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देखें स्टूडेंट का ना एक वक्त में एक ही स्कूल हो सकता है, लेकिन एक स्कूल में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। स्कूल की केस में कलेक्शन है, स्टूडेंट के केस में सिंगल ऑब्जेक्ट है। यानी स्कूल के केस में स्टूडेंट्स की कलेक्शन है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, पर एक स्टूडेंट एक ही स्कूल में हो। स्टूडेंट के केस में स्कूल एक ही होगा क्योंकि एक स्टूडेंट एक वक्त में एक ही स्कूल में पढ़ सकता है। लेकिन जो स्कूल होता है ना उसके केस में मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि एक वक्त में एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने जो नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाई वो मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन जब मैं इस स्कूल में नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो वो मैं कलेक्शन बनाऊंगा। राइट, तो कलेक्शन बना लेते हैं इसका, और आपको बताना है कि किसका कलेक्शन है, तो स्टूडेंट का। पर ये कलेक्शन यूज़ करने के लिए फॉरेन की का होना ज़रूरी है, तो ही आपका ये कलेक्शन ऑटोमेटिकली इनको ना होल्ड कर सकता है, इनमें डेटा आ सकता है। तो इसको एक नेम दे देते हैं। तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का कलेक्शन है यानी नेविगेशन प्रॉपर्टी है, और स्टूडेंट के अंदर स्कूल का रेफरेंस है जो फॉरेन की के लिए भी बनाया था, और उसमें डेटा भी हम लोड करा लेंगे। इससे दोनों के दरमियान एक वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, और हमने ये एनोटेशंस वगैरह बना लिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। इन एनोटेशन के अगेंस्ट डेटाबेस में इन कॉलम्स पे कंस्ट्रेंट्स लग जाएंगे। नाउ अब हमने एक न्यू क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाना है जिसका हम नाम रखेंगे रिपोजिटरी। तो इसको बंद कर लेना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का डीबी कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट करेगा। यानी हमारी क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की क्लास है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करेगी। तो हम इस आर का रिलेशनशिप बना लेंगे कि हमारी क्लास भी डीबी कॉन्टेक्स्ट बन जाएगी ना। उससे पहले हमें अपने इस प्रोजेक्ट में एक न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना है, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ना हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोजेक्ट्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एंटिटी फ्रेमवर्क ना हो। देखें हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं होती। तो जब रिक्वायरमेंट ऐसी हो ना कि किसी किसी प्रोजेक्ट में हो, किसी प्रोजेक्ट में ना हो, तो ये चॉइसेस ना फिर माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्टन नहीं डाली, ये हम पे चॉइसेस छोड़ी हैं एज ए न्यूगेट के तौर पे कि आपको अगर ये चाहिए तो आप न्यूगेट इंस्टॉल कर लें, कॉन्फ़िगरेशन कर लें, तो आपका प्रोजेक्ट एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर लेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग एडीओ डॉट नेट भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हाइबरनेट भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग डैपर भी यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कौन क्या यूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हमें ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा कि हम डेटाबेस एसक्यूएल यूज़ करेंगे, तो हम उसका एक पैकेज यूज़ कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे कि जिससे एंटिटी फ्रेमवर्क और एसक्यूएल दोनों एक साथ इंस्टॉल हो जाएँ। एक ही पैकेज से हम दोनों तरह की चीज़ें टैकल कर लेंगे। तो इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज। डिपेंडेंसी दी जाइए, राइट क्लिक कीजिए, मैनेज न्यूगेट पैकेज कीजिए, और यहाँ पैकेज सर्च कर लीजिए। एक तो मेरे पास ये सिंपल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पैकेज है, लेकिन मैं नीचे करूँ ना अगर, तो आप नोट करेंगे मेरे पास एक और पैकेज है। देखें अगर मैं आपको ये वाला पैकेज दिखाऊँ ना, क्योंकि मुझे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो बेसिकली मुझे अपना ये पैकेज इंस्टॉल करना है। इस पैकेज को जब मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर भी इंस्टॉल हो जाएगा, और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से मैं एम एस SQL सर्वर कनेक्ट करूँगा। तो यही एक पैकेज मेरे दो काम कर देगा। तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब देखिए ये बता रहा है कि इस पैकेज के साथ साथ कौन कौन से पैकेज, यानी मैंने तो जस्ट सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल किया, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, लेकिन ये पैकेज और भी बहुत सारे पैकेजेस पर डिपेंडेंट है। देखिए एज्योर पे, और माइक्रोसॉफ्ट का एंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज़ कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का देखिए डेटा एसक्यूएल क्लाइंट, एडीओ डॉट नेट वगैरह के लिए हम ये पैकेज का यूज़ करते हैं। बहुत सारे पैकेजेस पर डिपेंडेंट है ये पैकेज, तो ये यूज़ कर लेते हैं हम। एक्सेप्ट कर लें, आप बता देंगे भाई ये सारे पैकेजेस यूज़ करने हैं हमने, और हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। इस रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में हमने एंटिटीज़ प्रोजेक्ट को रेफरेंस करना है, क्योंकि डेटाबेस जो क्रिएट करना है, जो उसने टेबल बनाने हैं, उसके मॉडल्स हमारे पास एक अलग प्रोजेक्ट में हैं। जो अभी हमने दो मॉडल्स बनाए हैं ये एक अलग प्रोजेक्ट में है, पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे इस रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में करनी है। तो मुझे इस एंटिटीज़ प्रोजेक्ट का रेफरेंस इस रिपोजिटरी प्रोजेक्ट को देना होगा। तो प्रोजेक्ट रेफरेंस कर लीजिए एंटिटीज़, और ओके। नाउ अब इस रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में हम अपना DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ये वो क्लास है, बेसिकली यही वो क्लास है
जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने में। यानी अगर हमें जब भी डेटाबेस से कुछ कम्युनिकेशन करना हो, डेटाबेस में डेटा गिराना हो, डेटाबेस से डेटा फैच करना हो, अपडेट करना हो, वो सारे काम हम इसी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू करेंगे। तो पहले हम अपनी क्लास बना लेते हैं। अभी ये क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास नहीं है। इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाने के लिए आपको एंटिटी फ्रेमवर्क को कोर के इस पैकेज से इसको इनहेरिट करना होगा और ऐड कर लीजिए रेफरेंस। अब हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बन गई। अब हमें बताना है कि हमने कौन कौन से मॉडल्स जो मॉडल्स हम इसमें डालेंगे वो हमारे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर लेंगे। तो वो मॉडल्स को हम एज अ डीबी सेट यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, तो देखिए ये हमने दो डीबी सेट्स बना लिए, यानी जो दो मॉडल बनाए थे उनको हम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे। इस डालने से ही पता चलता है डीबी कॉन्टेक्स्ट को कि जब ये डेटाबेस में जाएंगी तो ये वो दो डीबी सेट्स हैं, इनके अगेंस्ट टेबल बनेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, ध्यान में रखिएगा आपको। और इन प्रॉपर्टीज़ को आप जो भी नेम देंगे, जैसे मैंने स्कूल्स और स्टूडेंट्स दिया है, तो डेटाबेस में जो टेबल्स बनेंगे ना वो इन्हीं नेम से बनेंगे, स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स। यानी प्रॉपर्टी का, डीबी सेट प्रॉपर्टी का आप जो भी नाम रखेंगे वही नाम डेटाबेस के टेबल का बनेगा। और इस टाइप के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी हैं आपने, वो इन टेबल्स के अंदर उस हिसाब से कंस्ट्रेंट, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमने दो डीबी सेट्स डिफाइन किए हैं, स्कूल और स्टूडेंट। जो है स्कूल्स जो है वो हमारा स्कूल टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट्स स्टूडेंट टेबल को रिप्रेजेंट करेगा ना। अब हमने अपने मेन प्रोजेक्ट की ऐप सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम ये बताते हैं कि हमने अपनी एप्लीकेशन को किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग की वो इन्फॉर्मेशन है कि जिससे हमारी एप्लीकेशन को पता चलता है कि हमारी एप्लीकेशन किस डेटाबेस से कनेक्ट करेगी। ये सारी चीज़ें कौन से डेटाबेस में जाएंगी, कौन से डेटाबेस से हम कनेक्ट होंगे, जिससे हम डेटा फैच, गेट, अपडेट वगैरह सारी चीज़ें किस डेटाबेस से करेंगे। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए जिसमें डेटाबेस की सारी मालूमात हो, जिसमें हमें पता हो कि ये है डेटाबेस। तो हम अपने मेन प्रोजेक्ट की ऐप सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। इसका बाय द वे एक डिफ़ॉल्ट इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने इसका एक सेक्शन दिया हुआ है। अगर मैं जैसे ये करूँगा तो आप नोट कर सकते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है, तो मैं ये मेंशन कर लेता हूँ। अब मुझे इसके अंदर एक की देनी होगी, वो मैं की मेंशन कर लेता हूँ। और इसके अंदर अब मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज़ देनी है। पहले देते हैं लेट्स से सर्वर, फिर देते हैं डेटाबेस, अब देखिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे बनती है कि आपको उसमें सर्वर देना होता है कि आपका डेटाबेस कहाँ है, क्या है आपका डेटाबेस, किस लोकेशन पर है। सर्वर में वो लोकेशन आएगी, डेटाबेस का नाम क्या है वो आपने डेटाबेस में मेंशन करना होगा, और डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करना होगा। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स क्या है, ट्रस्ट सर्टिफिकेट क्या है। तो ये सारी वैल्यू देते हैं और फिर इनको समझते हैं कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो पहले एसक्यूएल सर्वर का हम उठा लेते हैं कि हमारा डेटाबेस किस लोकेशन पर है। मैं अभी लोकल यूज़ करूँगा, मेरे पास कोई लाइव नहीं है, तो मैं लोकल यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एक नेम शो हो रहा है, सर्वर नेम, यही वो लोकेशन है जिसमें मेरे एसक्यूएल सर्वर मेरा रखा है। आप अपने पीसी के हिसाब से देख लीजिएगा, ये मेरे पीसी के हिसाब से। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मेंशन कर दूँगा मैं इक्वल टू पेस्ट। ये मेरे सर्वर की इन्फॉर्मेशन। ना मुझे मेरे डेटाबेस का भी कुछ नाम रखना है कि जब डेटाबेस क्रिएट हो तो उसका क्या नाम हो, तो वो मैं नाम यहाँ मेंशन कर देता हूँ। और मेरे इसके क्रेडेंशियल है मेरा एसक्यूएल सर्वर का ये, तो वो मेंशन कर लूँगा मैं। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स ट्रू लिख देते हैं। तो ये है मेरी एक कंप्लीट कनेक्शन स्ट्रिंग। सर्वर में मुझे वैल्यू देनी है कि मेरा जो डेटाबेस है वो किस लोकेशन पे रखा है। लाइव प्रोजेक्ट में यहाँ कोई ना कोई आईपी वगैरह होती है क्योंकि वो एक्चुअल डेटाबेसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के होते हैं। मैं अभी लोकल यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे सिस्टम पे है वो लाइव नहीं है।
फिर जो डेटाबेस क्रिएट होगा या जो डेटाबेस मौजूद है ऑलरेडी उसका क्या नेम होना चाहिए, तो मेरे डेटाबेस का ये नेम है। ओके, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फिर मेरे डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स हैं ये, मेरा यूज़र नेम ऐसे है, मेरा पासवर्ड 123 है। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में मार्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही कनेक्शन पर एक वक्त में एक से ज़्यादा क्वेरीज का रिजल्ट रीड कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल ये है कि आप स्टूडेंट की लिस्ट रीड कर रहे हो डेटाबेस से, उसके साथ ही टीचर्स की लिस्ट भी हो सकती है, वो भी रीड करना चाहते हो आप। तो बिना पहला रिज़ल्ट क्लोज़ किए, यानी इसका दोनों का एक दूसरे को डिपेंडेंट नहीं है रिज़ल्ट, आप चाहते हैं कि एक वक्त में आपको दोनों तरह के रिज़ल्ट मिल जाएँ, तो ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि आप इसको ट्रू मेंशन करेंगे जब एसक्यूएल सर्वर के साथ सिक्योर कनेक्शन बनता है, तो वो एक सर्टिफिकेट भी भेजता है ताकि क्लाइंट को यकीन हो जाए कि ये असली सर्वर है। नॉर्मली क्लाइंट चेक करता है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, लेकिन जब हमने इस ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को मैनुअल ही ट्रू कर दिया, तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैनुअली आपने कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं करना, बस ये ऑलरेडी चेकड है, आगे बढ़ें। ठीक है, और ये है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से हमने हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी। नाउ अब हम अपने रिपोजिटरी प्रोजेक्ट का रेफरेंस अपने मेन प्रोजेक्ट के रेफरेंस में ऐड करेंगे। यानी मेरा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट है, इसका रेफरेंस मैं मेरे मेन प्रोजेक्ट में ऐड करूँगा, तो ऐड कर लेते हैं। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है ना, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, वो रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में है और माइग्रेशंस हमें मेन प्रोजेक्ट से रन करनी है, इसलिए हमें मेन प्रोजेक्ट में एक फैक्ट्री क्लास भी बनानी होगी जिससे हम अपनी माइग्रेशंस को अपने मेन प्रोजेक्ट में रख सकें। क्या होता है माइग्रेशंस, क्या होती हैं चीज़ें, ये मैं आपको अभी ज़रा सी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसमें कुछ कोड कर लेते हैं। तो फ़ोल्डर बना लेते हैं पहले। अब इस फ़ोल्डर में हम एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री क्लास ऐड करेंगे और इस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे एक इंटरफेस से जिसका नाम है आई डिज़ाइन टाइम डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री। और इस आई डिज़ाइन डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री को हम बताएंगे कि हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। तो हम अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको एस टाइप पैरामीटर मेंशन कर देते हैं आई डिज़ाइन टाइम फैक्ट्री को। ठीक है, अब इससे जो हमारे पास एक मेथड है उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। ये कोड क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर सारी चीज़ें इसको समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। इसमें क्या किया हमने, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने मैनुअली अपनी इस ऐप सेटिंग फ़ाइल को होल्ड किया यहाँ पर, यानी इसमें जो भी डेटा था वो हम सब इसमें सब निकाल सकेंगे इसके थ्रू। बता रहे हैं कि एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है और इसमें हम सारा डेटा लोड करा लेंगे, जो कुछ ऐप सेटिंग में डेटा होगा वो सारा डेटा अब इस वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा। हमें एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर चाहिए, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से आता है, तो आप उस पैकेज को भी इंपोर्ट कर लें। और हम बताएंगे कि हम यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो भी इसके साथ चेंज कर लेते हैं। अब एसक्यूएल सर्वर मेथड को ये बताना है कि इसने किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। अब एसक्यूएल सर्वर मेथड को बताना है कि वो डेटाबेस कहाँ रखा है, तो बेसिकली इसको हमने कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में बनाई है। ये इसका नेम गलत हो गया, एसक्यूएल कनेक्शन है ये, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन मैं एसक्यूएल लाइट यूज़ नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल एमएस सीक्वल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। और वो आपने यहाँ मेंशन करना है कैसे, इस कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगी आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग। तो पर एक वेरिएबल बनाना है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गेट कनेक्शन इस स्ट्रिंग का मेथड है, इसको कॉल करा लें आप। जब आप इतना कोड लिखते हैं ना गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इस गेट कनेक्शन स्ट्रिंग से आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इस कनेक्शन स्ट्रिंग तक, और फिर आपको अंदर ये की चाहिए जिसमें आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग रखी है, तो वो आप गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर मेंशन कर सकते हैं।
तो ये मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगी। कॉपी करते हैं और यहाँ SQL सर्वर को बताते हैं कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जो आपने यूज़ करनी है। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने मतलब एक्चुअल हमारे पास DB कॉन्टेक्स्ट यही है, तो इसमें हमने पहले कुछ ऑप्शंस देने हैं। उन ऑप्शंस इसको पता चलता है कि इसने कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, तो हम ऑप्शंस इसके यूज़ कर लेते हैं। आपने बनाना है कंस्ट्रक्टर और इसके पैरामीटर में आप कुछ ऑप्शन देंगे और फिर वो ऑप्शंस आपने यहाँ पर रिसीव करने हैं और इस बेस क्लास को पहुँचाने हैं, इस बेस क्लास तक। तो यहाँ आप रिसीव कर लीजिए। इसके टाइप पैरामीटर में आप अपनी इस क्लास को मेंशन करेंगे। ये टाइप हो गई। इस टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, नाम दे देंगे उसको ऑप्शंस। अब ये जो ऑप्शंस आपने रिसीव करें ना, वो ऑप्शन आपने इस डेटाबेस, इस बेस क्लास तक पहुंचाने हैं। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में जब भी आपने बेस क्लास को अपनी मेन, यानी मैं अपनी चाइल्ड क्लास में हूँ और इस चाइल्ड क्लास में मुझे इस बेस क्लास को होल्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है बेस। ठीक है, और बेस को जब मैंने इस तरीके से मेंशन किया तो इट मीन्स मैं इस बेस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर है जो होल्ड कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पर ऑप्शन जैसे पास कर दूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेस क्लास के अंदर कोई एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो हमसे इस टाइप का ऑप्शन लेता है। ये देखिए DB कॉन्टेक्स्ट, ये बता रहा है उसका कंस्ट्रक्टर, और DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखिए ये ऑप्शन ले रहा है इस तरह। तो मैंने कंस्ट्रक्टर मेन क्लास का क्यों बनाया है, क्योंकि मैं इस DB कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर तक डायरेक्ट होल्ड नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मेरी ये वो क्लास है जिससे मुझे मेरे कॉलम्स, मेरे टेबल्स वगैरह, मेरा डेटाबेस, मुझे सारी चीज़ें एक्सेस करनी है अपनी इस क्लास से, और ये क्लास डिपेंडेंट है इस क्लास से। तो इन दो क्लासेस का मिक्सअप है ये। तो इसके कंस्ट्रक्टर में मैं ऑप्शंस के थ्रू सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लूँगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, कहाँ पर रखा है डेटाबेस जिससे कनेक्ट होना है, और फिर वो लेके मुझे इस बेस क्लास तक पहुँचाना है। तो वो मैंने पहुँचा दिया। तो अब इस क्लास का मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ अपने फैक्ट्री में। देखिए ये मुझसे ले रहा है DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, और ये मेरा DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर है, ये भी एक तरीके से DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ही है। तो मैं यही वेरिएबल एज इट इज़ कॉपी करके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मुझे चाहिए स्पेसिफिकली ऑप्शंस, तो मैं डॉट करूँगा और यहाँ से ऑप्शन एक्सेस कर लूँगा। देखिए ऑप्शंस की टाइप DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन है और मेरी ये क्लास भी मुझसे DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ही ले रही है। ठीक है, और ये मैं रिटर्न कर लूँगा। नाउ ये जो मैंने एक फैक्ट्री क्लास बनाई है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ये क्यों बनाई है, इसका पर्पस क्या है समझिएगा। देखें ये क्लास ना माइग्रेशन रन करने में हेल्प करती है। DB कॉन्टेक्स्ट जो है ना हमारा एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, वो एक ब्रिज है जो आपके C# कोड को SQL डेटाबेस से कनेक्ट करता है। इसके अंदर आपके टेबल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसे हम DB सेट्स कहते हैं, जो अभी हमने दो रिप्रेजेंटेशन जैसे बनाई हैं, आप देख सकते हैं 2 DB सेट्स। जब एप्लीकेशन आप चलाते हो ना तो तब DB कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो आपके सिस्टम के थ्रू बन जाता है, जो प्रोग्राम.cs में भी अभी हम ज़रा सी देर में कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि जब नॉर्मल रन होता है ना तब सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, एप्लीकेशन रन हो रही है बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए, जब एप्लीकेशन रन नहीं कर रहे होते, मेरी अभी जो स्टेट है ना वो है कि मैं एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं माइग्रेशन बनाऊंगा ना तो माइग्रेशन बनाते वक्त मेरी एप्लीकेशन रन नहीं होती। तो माइग्रेशन का प्रॉब्लम यह है कि जब आप कमांड बनाते हो ना या कमांड चलाते हो, जैसे ऐड माइग्रेशन या अपडेट डेटाबेस की जो कमांड्स होती हैं ये, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स को DB कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस चाहिए होता है ताकि वो डेटाबेस को समझकर माइग्रेशन फाइल्स बना सके। लेकिन जब आप कमांड लिखते हो और माइग्रेशन चलाने की करते हो ना, उस वक्त जब माइग्रेशन की कमांड लिखी तब एप्लीकेशन जो है ना आपकी वो रनिंग स्टेट में नहीं होती, यानी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही होती। जैसे अभी मेरे पास एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स के जो टूल्स हैं उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि DB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और कहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग लेनी है। देखिए जब मैं डिबगिंग लगाता हूँ ये सारी चीज़ें तो ये तो रन हो रही होती है ना एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन रन नहीं है और मुझे कुछ काम ऐसे करना है कि एप्लीकेशन के रन हुए बगैर वो काम हो जाए, और वो काम क्या है कि मैं माइग्रेशन बनाऊंगा, माइग्रेशन को मुझे डेटाबेस में पुश करना है। माइग्रेशन ये होती हैं कि ये जितना भी मैंने कोड लिखा है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में, इसको मुझे डेटाबेस में डालना है। तो पहले मुझे कमांड लिखनी है, उससे माइग्रेशन फाइल्स आ जाएंगी, और फिर मुझे एक और कमांड लिखनी है जिससे वो माइग्रेशन फाइल का सारा कोड डेटाबेस में पुश हो जाएगा, जिससे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये जितना काम हो रहा होगा ना, इस सारे काम में मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, तो इसी वजह से मुझे ये एक क्लास बनानी पड़ी है।
सही है ना। तो यहीं पर ही आता है ये हमारा फैक्ट्री पैटर्न, समझिएगा। हम ये क्लास बनाते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री, जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को कुछ चीज़ें बताती है। क्या ये आई डिज़ाइन टाइम डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री, जिसमें हमने अपना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट दिया है, तो इससे हमने अपनी हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री बना ली है। ये आई डिज़ाइन टाइम डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री इंटरफेस, ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्पेशल इंटरफेस बनाए हैं जो सिर्फ डिज़ाइन टाइम के लिए होता है। डिज़ाइन टाइम का मतलब ये है कि एप्लीकेशन जब रन नहीं हो रही, फिर भी आपको कुछ काम है जो डेटाबेस में कराना है, पर एप्लीकेशन के रन हुए बगैर आपने कुछ काम कराना है, उसके लिए ये खास इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये कोड हमने इसलिए लिखा है कि हमने हमारी ऐप सेटिंग जो फाइल है उसको यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है। हम यहाँ को डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे होते तो हम आई कॉन्फ़िगरेशन इंजेक्ट करते, और इससे हमने हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन निकाल लिया, जो भी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग थी, और वो हमने अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन में बता दिए कि एसक्यूएल सर्वर ये यूज़ करना है, बिल्डर को सारी चीज़ें, और फिर वो हमने उस ऑप्शन हमारे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर में इंस्टेंस में पहुंचा दिए, जो अभी हमने आपके सामने क्रिएट करे थे। ये यहाँ पर वो ऑप्शन रिसीव हो जाएंगे और वो बेस में चले जाएंगे। ये सारा कोड बेसिकली हमने माइग्रेशन के लिए रखा है, ठीक है। अब आप जो हैं, इसका बेसिक जो बेनिफिट है वो ये कि अब आप माइग्रेशंस बना सकते हो बिना ऐप को रन किए। यानी मैं यहाँ से रन नहीं करूँगा, उसके बाद भी मैं माइग्रेशंस बनाऊँगा और उनको डेटाबेस में पुश कर दूँगा, ठीक है। इससे प्रोजेक्ट प्रोफेशनल और स्केलेबल बन जाता है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो टूल्स है ना, जो माइग्रेशन करता है, उस वक्त उसको पता चल सके कि डीबी कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है और कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लेनी है। अब एक और इशू है, वो ये कि अगर मैं माइग्रेशन जनरेट करूँगा ना, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि माइग्रेशंस किस प्रोजेक्ट में रखनी है। देखें, नॉर्मली होता ही है कि जहाँ पर जिस प्रोजेक्ट में भी हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आती है ना, जब मैं माइग्रेशंस वो कमांड लिखूंगा जिनसे माइग्रेशंस बनती हैं, तो माइग्रेशंस जब कमांड लिखी जाती है ना, तो उसके अगेंस्ट एक फ़ोल्डर आता है माइग्रेशंस नाम का। अब प्रॉब्लम ये कि वो फ़ोल्डर कहाँ आए, जहाँ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाई भी होती है ना क्लास, उसी प्रोजेक्ट में माइग्रेशंस फाइल्स आती हैं। लेकिन मेरी अभी रिक्वायरमेंट ये है, और हो सकता है कि अमूमन आप में से अक्सर लोगों ने, नॉर्मली ज़्यादातर आप में से लोगों ने ये भी किया हो कि माइग्रेशंस क्रिएट किए, उनको पता हो कि माइग्रेशंस क्या होता है। तो नॉर्मली होता ये है कि जब भी माइग्रेशन की कमांड लिखी जाती है, तो जहाँ भी आपकी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है जिस प्रोजेक्ट में, माइग्रेशंस वहीं आती हैं। लेकिन मैं अब आपको एक दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट इस रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में बनाई है, लेकिन जो मैं माइग्रेशंस चाहता हूँ ना, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे मेन प्रोजेक्ट में आए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी जब आप माइग्रेशन की कमांड चलाते हो ना, तो एक ऑटोमेटिकली फोल्डर आ जाता है जिसका नाम होता है माइग्रेशन। तो एप्लीकेशन को हमने ये बताना होता है कि वो माइग्रेशन फ़ोल्डर आपने हमारे केस में मेन एपीआई प्रोजेक्ट में रखना है। तो उसके लिए हमें अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री के अंदर एक एडिशन कोड और करना है। यानी अगर मैं इस स्टेट पे, ये जो अभी जिस इस वक्त स्टेट में आप देख रहे हैं ना, इस स्टेट में अगर मैं माइग्रेशंस कमांड लिखकर एग्जीक्यूट करूं, तो माइग्रेशन फ़ोल्डर मेरे उस प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जहां पर मेरी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनी हुई है, यानी रिपोजिटरी में। लेकिन मैं बेसिकली आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। यानी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं वो माइग्रेशन का फ़ोल्डर मेरे इस रिपोजिटरी प्रोजेक्ट की बजाय अपने इस मेन प्रोजेक्ट में चाहता हूँ, मैं वहाँ रखूँगा। तो उसके लिए हमें अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री में एक एडिशनल कोड और करना है कि जिससे ये काम हमारा अचीव हो सके। क्या वो ये कि लेट्स से ये यूज़ एसक्यूएल सर्वर है, इसमें आप दूसरा पैरामीटर यूज़ करेंगे और यहाँ आप बताएंगे एक एक्शन डेलीगेट है जो आप यूज़ करेंगे। तो लेट्स से मैं बिल्डर का एक डेलीगेट यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा एक्शन डेलीगेट है जिसकी टाइप है एसक्यूएल सर्वर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, यानी मेरे बी की टाइप ये बन गई, देखिए। और यहाँ मैं बताऊँगा कि मुझे मेरी माइग्रेशन असेंबली क्या रखनी है। असेंबली का मतलब होता है प्रोजेक्ट। अब मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट है, एक ये प्रोजेक्ट है, एक एंटिटीज़, लॉगर सर्विस, रिपोजिटरी, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो माइग्रेशन फ़ोल्डर है ना, वो मैं चाहता हूँ मेरे मेन प्रोजेक्ट में। तो मेरे मेन प्रोजेक्ट का नाम जो भी है, मैं एग्जैक्टली वही नाम, यहाँ तो कोई नेम नहीं है तो मैं मैनुअली मेंशन कर लेता हूँ। तो मैं एग्जैक्टली यही मेरे मेन प्रोजेक्ट का नाम यहाँ इस माइग्रेशन असेंबली में मेंशन कर दूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि जो भी माइग्रेशन असेंबली फ़ोल्डर आएगा माइग्रेशन का, वो किस असेंबली में रखना है, वो इस असेंबली में रखना है, यानी इस प्रोजेक्ट में रखना है। तो हमने यहाँ पर यूज़ एसक्यूएल सर्वर मेथड का ओवरलोड यूज़ करना है, जिसमें हम माइग्रेशन असेंबली बताएंगे। असेंबली का मतलब होता है प्रोजेक्ट, यानी इसमें मैंने मेरे मेन प्रोजेक्ट का रेफरेंस दिया है, नाम दिया है बेसिकली कि इस मेन प्रोजेक्ट में ही मेरा माइग्रेशन फ़ोल्डर, और इस फोल्डर में सारी माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी।
तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो मेरा प्रोजेक्ट है, बेसिक स्कूल सिस्टम प्रोजेक्ट, उसमें स्टोर करो, चाहे डीबी कॉन्टेक्स्ट किसी और प्रोजेक्ट में ही क्यों ना हो। डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल किसी और प्रोजेक्ट में है, लेकिन मैं चाहता हूँ माइग्रेशन फोल्डर यहाँ मेरे इस मेन प्रोजेक्ट में आए। नाउ अब माइग्रेशन रन करने से पहले हमें अपने मेन प्रोजेक्ट में एक पैकेज है जो और इंस्टॉल करना है, जिससे हमारी माइग्रेशंस चलती हैं, यानी माइग्रेशंस डिपेंडेंट है न्यूगेट पैकेज पे। तो वो मैं एक न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने मेन प्रोजेक्ट पे। सॉरी, न्यूगेट प्रोजेक्ट पैकेज का नाम है टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। ये इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया मेरा पैकेज। माइग्रेशन की जो कमांड होती है ना, बेसिकली जिनसे माइग्रेशंस क्रिएट होती हैं, वो इसी पैकेज की मदद से होती हैं। नाउ अब एप्लीकेशन रिबिल्ड कर लेते हैं। और ये मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है, ज़ीरो फेल्ड है, इसका मतलब है हर चीज़ स्मूथली चल रही है। तो अब हम अपनी माइग्रेशन कमांड चलाते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट मैनेजर कंसोल पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करना है और उसमें आपने कमांड लिखनी देंगे। पैकेज मैनेजर कंसोल आपको यहाँ मिलेगा कि आप टूल्स में आएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे आएंगे और देखिए फर्स्ट ऑप्शन पैकेज मैनेजर कंसोल, आपने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पैकेज मैनेजर कंसोल आ गया, जिसमें आप कमांड लिखेंगे। तो हम माइग्रेशन बनाने के लिए सबसे पहली कमांड लिखते हैं, इससे माइग्रेशन बनेगी और माइग्रेशन को हमने कुछ नाम देना है, तो हम एक इनिशियल माइग्रेशन नाम दे देते हैं इसको। इससे माइग्रेशन फोल्डर और फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी हमारे मेन एपीआई प्रोजेक्ट में। तो अब हम एंटर कर लेते हैं। अभी आप देखें मेरे मेन प्रोजेक्ट में कोई माइग्रेशन के नेम का फोल्डर मौजूद नहीं है। मैं एंटर करता हूँ और आप देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर इस मेन प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर आ जाएगा माइग्रेशन के नेम का। देखिए एक फ़ोल्डर आ गया माइग्रेशन के नेम का और उसमें एक फ़ाइल भी आ गई और दो फाइल्स आई हैं, एक स्नैपशॉट्स हैं। जब भी हम माइग्रेशन बनाते रहेंगे ना, हम अनलिमिटेड n नंबर टाइम्स माइग्रेशन बना सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, ये फाइल है C# की, वो सारी इन्फॉर्मेशन नोट करके रखती है। फिर एक वो फाइल आई है जो मैंने मेरी माइग्रेशन को नेम दिया था। देखिए इनिशियल माइग्रेशन यही मैंने नेम दिया था और यही मेरी माइग्रेशन फ़ाइल आ गई इस नेम से। इससे पहले जो आप ये देख सकते हैं ना, ये एक टाइम स्टैम्प है, ये आज की डेट पे कुछ चीज़ें जनरेट हुई हैं, ताकि हर माइग्रेशन का जिसमें अच्छा इसमें नेम, टाइम, डेट, सेकंड, ये सारी चीज़ें हैं, ताकि हर माइग्रेशन यूनिक रहे दूसरी माइग्रेशन से। तो ये माइग्रेशन आई है, इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, लेट से दो मेथड आए। माइग्रेशन मेरी एक फ़ाइल आई है जो कि इनहेरिट है बाय डिफ़ॉल्ट किसी माइग्रेशन फाइल से। ये सब .NET की चीज़ें हैं, हमने तो जस्ट कमांड लिखी, ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो इस ऑटोमेटिक कोड में देखें ऑटोमेटिक दो मेथड आए, अप एंड डाउन। पहले आप समझ लेते हैं। अब में देखिए एक मेथड आया क्रिएट टेबल स्कूल्स। मैं एक स्कूल का टेबल क्रिएट कर रहा था, यही वो है जो मैंने मेरे DB कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया है। आप देख सकते हैं स्कूल एंड स्टूडेंट्स, यही दो टेबल हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। तो देखिए पहला टेबल आ गया, क्रिएट हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा इस मेथड की मदद से। टेबल का नाम है स्कूल्स और देखिए जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उनके अगेंस्ट कॉलम जनरेट होने जा रहे हैं। मैंने गुड बनाया था, तो गुड के अगेंस्ट डेटाबेस में जो डेटा टाइप होती है वो यूनिक आइडेंटिफायर है। मैंने स्ट्रिंग का कॉलम बनाया था, किसके लिए, नेम के लिए, वो n/4 है। मैंने उसमें मैक्सिमम लेंथ मेंशन करी थी। एड्रेस पे भी मैंने मैक्सिमम लेंथ मेंशन करी थी। ठीक है, नलेबल नहीं है इनमें से कोई भी, ये नलेबल ट्रू हो सकता है। कंट्री इसकी मैंने कोई मैक्सिमम लेंथ मेंशन नहीं करी थी, तो ये अनलिमिटेड इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। फिर मेरा जो ID कॉलम है, स्कूल ID, ये एक प्राइमरी की है, तो देखिए इसमें कंस्ट्रेंट लग रहा है प्राइमरी की। ऐसे मेरे पास एक और टेबल क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स, उसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। अब इसमें दो तरह के कंस्ट्रेंट लग रहे हैं कि एक तो ये जो स्टूडेंट ID है वो प्राइमरी की है और दूसरा एक फॉरेन की भी जनरेट हो रहा है इसमें। यानी मेरी जो स्कूल टेबल में जो मेरी ID थी, स्कूल ID, वो इस टेबल में एज़ फॉरेन की जनरेट होगी और ये सारे इंडेक्सेस वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। ये तो था मेरा अप मेथड। नाउ दूसरा है मेरा डाउन मेथड। देखें अप मेथड में वो इन्फॉर्मेशन होती है जब हम माइग्रेशन स्टोर बनाते हैं तो डेटाबेस में उसका क्या रिफ्लेक्ट होना है। लेकिन डाउन मेथड ये होता है कि जब हम इन माइग्रेशन को अगर रिमूव करेंगे ना इन फ्यूचर कभी, तो हम चाहते हैं कि वो डेटाबेस से ड्रॉप हो जाएँ चीज़ें। जब हम माइग्रेशन हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कमांड चल जाएगी। नाउ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सिर्फ माइग्रेशन फाइल ऐड करने से डेटाबेस इफेक्ट नहीं होता। यानी इन माइग्रेशंस को ना
आपने एक और कमांड की मदद से डेटाबेस में पुश करना है। देखें अभी जैसे मैंने माइग्रेशन बनाई तो ये डेटाबेस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया। मैं अगर आपको मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग दिखाऊं तो मेरी कनेक्शन डेटाबेस में एक डेटाबेस जनरेट होगा इस नेम से। देखते हैं क्या इस नेम से कोई डेटाबेस जनरेट है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है मेरे पास। तो इट मीन्स खाली माइग्रेशन फाइल बनाना सफिशेंट नहीं है, आपको इसके साथ एक और कमांड लिखनी है जिससे ये माइग्रेशन डेटाबेस में पुश हो जाएंगी। तो वो हम एक और कमांड मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, और अब वो कमांड है अपडेट डैश डेटाबेस, और एंटर कर लीजिए। देखिए सक्सीड हो गई और डन हो गई, आ जाए डेटाबेस में। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए मेरा स्कूल सिस्टम आ गया, डेटाबेस आ गया, और उसमें मैंने 2 टेबल्स क्रिएट करे थे और देखिए वो 2 टेबल्स आ गए। तीसरा टेबल वो हिस्ट्री का टेबल है जो मैंने आपको अभी स्नैपशॉट का एक टेबल दिखा रहा था ना मैं, ये वो टेबल है जो सारी माइग्रेशंस की हिस्ट्री वगैरह नोटेड रखता है कि मैं अभी तो एक माइग्रेशन बनाई है, मैं एक से ज़्यादा माइग्रेशन बना सकता हूँ। मैं जितनी माइग्रेशन बनाऊंगा ना उन सब की इन्फॉर्मेशन, एक स्नैपशॉट टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती जाएगी। ठीक है, कि किस वक्त क्या मैंने माइग्रेशन करी, किस वक्त क्या किया मैंने, वो इन्फॉर्मेशन ये माइग्रेशन हिस्ट्री स्टोर करता है ऑटोमेटिकली। नाउ अब रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने टेबल्स में कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो या तो हम मैन्युअली ये टेबल्स खोलें, इन टेबल्स में कोई डेटा नहीं, अब या तो मैं मैन्युअली यहाँ पर इंसर्ट की कमांड लिखूँ और इनमें डेटा इंसर्ट करा दूँ, एक तरीका तो ये है। पर हम मैनुअल इंसर्शन नहीं करेंगे, हम एंटिटी फ्रेमवर्क का डेटा सीडिंग मॉडल यूज़ करेंगे, यानी हम माइग्रेशंस के थ्रू डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो अब हम आते हैं अपने रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में, इन सबको क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये सब सुपर कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं एकदम। और इस रिपोजिटरी प्रोजेक्ट में हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन के नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर। और इस फोल्डर में हम हमारे उन दोनों एंटिटी मॉडल्स जो हमने एंटिटी प्रोजेक्ट में बनाए थे, वो मॉडल्स, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हम यहाँ ऐड कर लेंगे जिसके थ्रू हम डेटा सीड करेंगे। इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, पर हम अभी इसमें डेटा सीडिंग का कोड लिखेंगे और डेटा को माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। तो फाइल बना लेते हैं, 2 मॉडल हैं तो 2 कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, स्कूल कॉन्फ़िगरेशन और स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कूल कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं पहले। अब इस फाइल को कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए आपको इसको इनहेरिट करना पड़ेगा आई एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन से। इसे इनहेरिट करेंगे आप, रेफरेंस सेट कर लेंगे आप यहाँ, ठीक है। ये हमारी आई कॉन्फ़िगरेशन स्कूल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। कैसे कि हमने इसको एक इंटरफेस से इनहेरिट किया आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन से, और इसमें हमने हमारा स्कूल जो हमने मॉडल बनाया था वो मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो अब इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जो भी इससे मेथड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ अब हमने अपना डेटा सीडिंग का कुछ कोड मेंशन करना है, तो हम वो कोड लिखते हैं, मतलब वो कोड लिख देता हूँ मैं और फिर समझाता हूँ कि हुआ क्या। तो देखिए एक बिल्डर वेरिएबल था इस मेथड में, और उससे मैंने कहा कि उसमें हैज़ डेटा ये मेरा वो कोड है जिससे मैं मेरा डेटा सीड कर सकता हूँ डेटाबेस में। तो मुझे डेटा सीड कराना था, ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये मुझसे 5 ओवरलोड है, मैं इसका ये वाला ओवरलोड यूज़ कर रहा हूँ कि स्कूल का एरे डेटा है एज अ पैरम। देखिए मैंने उसको सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट करके पास कर दिया क्योंकि ये एक पैरम था। तो अब मैंने इसमें आईडी दे दी कि मेरे आईडी ये होगी गुड की, मैंने यूनिक आइडेंटिफायर आप जनरेट करा सकते हैं आराम से कि गुड की आईडी जनरेट कराने का बहुत इजी वे है, वो ये कि आप लिखेंगे लेट से न्यू गुड, इस तरीके से न्यू गुड जनरेट होगा। लेकिन मैंने न्यू गुड क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि जब मैं अगली बार माइग्रेशन चलाऊंगा ना तो वो फिर दोबारा न्यू गुड बनेगी और वो यहाँ आएगा, तो मुझे ये नहीं करना। तो मुझे एक इस मेथड से गुड निकाल के कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट करा लेना है गुड डॉट पार्स मेथड में, ताकि वो गुड में पार्स हो जाए। ये सारे C# के कॉन्सेप्ट हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। तो मैंने 2 स्कूल के ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिए कि मेरे पास मेरे इस टेबल में 2 स्कूल्स हैं, उनका कुछ रैंडम सा नाम, कंट्री, जो भी आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर लें। ऐसे ही मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा स्टूडेंट के लिए, तो वो भी बना लेते हैं।
और ये हमने स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन बना ली। देखिए इसमें भी मैं यही काम है कि स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट की क्लास किस क्लास में पढ़ता है स्टूडेंट। तो 2 स्टूडेंट हैं, सारा एंड अमित। आईडी दे दी मैंने, ठीक है। अच्छा, स्कूल आईडी में यहाँ पर देखिए मैंने एक आईडी मेंशन करी है, ये एग्जैक्टली वही आईडी है जो मेरे स्कूल की आईडी है। स्कूल कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, ये एग्जैक्टली 43914, ये एग्जैक्टली ये आईडी है। देखिए इट मीन्स मैंने यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पेस्ट कर दी। मैं बता रहा हूँ कि ये स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे स्टूडेंट जो है सारा, वो इस स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने ये आईडी कॉपी पेस्ट करी है यहाँ पे, चेक कीजिए। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप दोनों टेबल्स के बीच में। अब आप एप्लीकेशन डीबी क्लास, एप्लीकेशन जो डीबी कॉन्टेक्ट है हमारी, उसको ओपन करें, ठीक है। अब ये जो बेस क्लास है ना हमारे पास डीबी कॉन्टेक्ट्स, इसमें हमारे पास एक मेथड है, हमें उस मेथड को ओवरराइड करना है। इस मेथड में ये जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है, इनको मेंशन करना है, क्योंकि ये जो फाइल्स बनाई है ना अभी हमने 2, ये ऑटोमेटिकली ना ASP.NET कोर इनको पिक नहीं करता। तो हमें बताना पड़ता है कि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई है, इनको यूज़ कीजिए आप। तो हम मेंशन कर लेते हैं ओवरराइड। कौन सा मेथड है जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं? हम ओवरराइड कर रहे हैं ऑन मॉडल क्रिएटिंग, इस मेथड को। बेस में कुछ चेंजेस नहीं चाहिए मुझे, तो मैं हटा दूंगा और मैं अपना कोड लिख लूँगा। देखता हूँ मॉडल बिल्डर डॉट अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मैंने 2 कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये सिमिलरली मेरे पास स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी मैं डाल देता हूँ। आपको लाजमी ये मेथड कॉल करना है और उसमें कॉन्फ़िगरेशन डालनी है, वरना अगर आप माइग्रेशन चलाएंगे इस कोड लिखे बगैर, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि माइग्रेशन की जो डेटा सीडिंग बनाई है आपने कॉन्फ़िगरेशन क्लास, वो कहाँ से लेनी है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्लास ऑटोमेटिकली पिक नहीं होती, तो ये आपको मैन्युअली करना पड़ता है, ठीक है। तो इट मीन्स बेस क्लास के अंदर ये एक वर्चुअल मेथड रखा हुआ है हमारे पास, जिसको यहाँ हमने ओवरराइड कर लिया है। ये मेथड बहुत सारे काम कर सकता है। इस मेथड में आप एंटिटी फ्रेमवर्क को बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि एंटिटीज़ का टेबल बनाते वक्त कैसी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है, किस प्रॉपर्टी का कॉलम की क्या टाइप होनी चाहिए, प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़ कैसी होनी चाहिए, इंडेक्सेस क्या होने चाहिए, कंस्ट्रेंट और कोई अगर हमने कुछ क्रिएट करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। यानी ये जो ऑन मॉडल क्रिएटिंग मेथड है ना, ये मेथड एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को बताता है कि C# एंटिटीज़ को SQL डेटाबेस टेबल में कैसे मैप करना है। यहाँ आप कीज़, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट्स, डिफ़ॉल्ट, इंडेक्सेस और भी बहुत कुछ इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। लेकिन मैं इसका सिर्फ इस वक्त ये यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे डेटाबेस में कुछ डेटा सीड कराना है, तो मैं इसका सिर्फ उसी हिसाब से यूज कर रहा हूँ। नाउ अब फिर आपको माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगेन ऐड डैश माइग्रेशन, और माइग्रेशन को फिर नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ माइग्रेशन को सीडिंग डेटा इन DB। एंटर प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे पास एक और माइग्रेशन बन गई एग्जैक्टली उसी नाम से जिस नाम से मैंने मेरी कमांड चलाई थी। इसमें भी अगेन आप देख सकते हैं एक अप मेथड है, एक डाउन मेथड है। अब मेथड में देखिए मेरे स्कूल के टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट किया जा रहा है। ये सब माइग्रेशन के अपने मेथड हैं जिसको ये यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली। यही सारा डेटा था जो मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन में दिया था, एग्जैक्टली वो अब पुश होने जा रहा है। और डाउन का मतलब ये है कि जब मैं माइग्रेशन अगर रिवर्ट करूँगा, लेट से इन फ्यूचर अगर इनकेस मुझे कभी रिवर्ट करना पड़े, तो ये डाउन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यानी जब मैं अपडेट डेटाबेस की कमांड चलाऊँगा तब ये अप मेथड पुश होगा, और जब मैं इस माइग्रेशन की दूसरी कमांड होती है जिसको मैं माइग्रेशन से रिवर्ट कर दूँ डेटाबेस से, तब डाउन मेथड चलेगा। तो डाउन मेथड ये सारी चीज़ें रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा सारा डेटा जो मैंने अभी इंसर्ट कराया है। तो मुझे जाहिर अभी तो कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ हुआ, तो डिलीट क्या होगा, तो मुझे इंसर्ट कराना है, तो मुझे अपडेट ये अप मेथड कॉल कराना होगा। और अप मेथड कैसे चलेगा, इस कमांड से जो अब मैं मेंशन करूँगा, यानी अपडेट डैश डेटाबेस। देखिए अगर ये मैं अभी इंटर प्रेस नहीं करूँगा ना, तो देखिए मेरे पास अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कुछ नहीं है। तो माइग्रेशन बनने से माइग्रेशन डेटाबेस में पुश नहीं हो जाती, उसको पुश करने के लिए आपको एक और इस कमांड का सहारा लेना पड़ता है, अपडेट डैश डेटाबेस। एंटर कर लें और ये अब डेटाबेस में पुश हो जाएंगी। देखिए डन आ गया, डेटाबेस में चलते हैं और अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब आप नोट करें डेटा आ गया, ये स्कूल्स का डेटा है, ऐसे मेरे पास स्टूडेंट का डेटा भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारा डेटा या तो मैं मैनुअली इंसर्ट करता, लेकिन मैं क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसको माइग्रेशन के थ्रू सीड करा दिया मैंने बेसिकली अभी। तो अब अपने मेन प्रोजेक्ट में आते हैं।
ये देखें आप, एक और माइग्रेशन आ गई। जितनी माइग्रेशन आती जाएंगी उतने स्नैपशॉट बनते जाएंगे, और 2 माइग्रेशन चलाई हैं मैंने, तो यही इस हिस्ट्री में भी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी। मैंने पहले इनिशियल माइग्रेशन चलाई थी, उसके बाद मैंने सीडिंग डेटाबेस की चलाई है, तो ये यहाँ नोटिस होती रहती हैं। एनीवेज, अब आते हैं अपने कस्टम एक्सटेंशन में, सर्विस एक्सटेंशन में। जो अभी हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाई है ना, अब हम इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को अपने प्रोजेक्ट में रजिस्टर भी कर लेते हैं, ताकि हम जब इसको इंजेक्ट करें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करें, तो हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो हम एक और इसमें मेथड बना लेते हैं। अब आप इसमें से निकालेंगे ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट का मेथड, और आप बताएंगे इसके टाइप पैरामीटर में कि आप कौन सी डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ मेंशन कर देंगे। और अब आप इसमें कुछ ऑप्शंस बताएंगे, और ऑप्शंस में आप ये बताएंगे कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या है। तो डेलीगेट बना लेते हैं। तो मैं मेरा एक एक्शन डेलीगेट यूज़ कर रहा हूँ डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर का, ठीक है। और इसमें मैं मेंशन कर लेता हूँ कि मुझे एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है। अब एसक्यूएल सर्वर के लिए मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर दे देता हूँ, आई कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैं मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट निकाल लूँगा, कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली, कि डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ कर रही है। कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, आई एब्स्ट्रैक्ट डॉट जेसन में, और एसक्यूएल कनेक्शन। यहाँ पर देखिए मैं माइग्रेशन असेंबली नहीं दे रहा, जो मैंने यहाँ मेरी इस कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री को दी थी। उसकी रीज़न ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री रन टाइम के लिए नहीं है। ये कोड मेरा रन टाइम के लिए है, वो सिर्फ डिज़ाइन टाइम के लिए, कि जब मैं माइग्रेशन क्रिएट करूँ तो माइग्रेशन ने कौन सा डेटाबेस में पुश करना है, क्या करना है, माइग्रेशन असेंबली यानी कहाँ रखनी है, वो उसके लिए था। रन टाइम में मुझे कोई माइग्रेशन असेंबली का कोई काम नहीं है, तो मैं इसमें कोई चीज़ माइग्रेशन असेंबली नहीं मेंशन करूँगा, ठीक है। नाउ अब इस मेथड में हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बता दी, और अब ये मेथड को हम कॉल कर लेते हैं हमारे program.cs में। अब ये मुझसे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, ओके। अच्छा देखिए, इशू ये हुआ अभी कि मैंने मेरे मेथड का नाम कुछ ऐसा एम्बिगुअस दे दिया कि एप्लीकेशन कंफ्यूज हो रही है। देखें, एक कॉन्फ़िगर डीबी कॉन्टेक्स्ट इसका डिफ़ॉल्ट मेथड भी है, और मैंने भी मेरे इस कस्टम मेथड का भी एग्जैक्टली यही नाम रख दिया है। तो मैं इसके मेथड का नाम में थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। और अब ये नाम कॉपी कर लेते हैं। नाउ एरर ये आ रहा है कि मेरा मेथड जो है वो एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है कॉन्फ़िगरेशंस। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको बिल्डर पकड़ना है, इस बिल्डर से आपको कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस हो जाएगा, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह हमने हमारी आज की वीडियो में मॉडल्स, कॉन्टैक्ट्स, डेटाबेस क्रिएट किया, रिपोजिटरी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें हमने हमारी मॉडल्स क्रिएट करी हैं, उनकी कंस्ट्रेंट्स बनाए जो एनोटेशन की मदद से बने, और हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनाई कि जिससे हम डेटाबेस में डेटा पुश कर सकेंगे, और फिर लास्टली हमने अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर करके उसको यहाँ कॉल करा लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।